देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के 63वें जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मायावती को शॉल भी भेंट किया। इससे पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीएसपी एसपी गठबंधन के बाद बीजेपी की नींद उड़ गई है। देश का अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफी का जो फैसला कांग्रेस ने लिया है वो पर्याप्त नहीं है। 2 लाख की कर्ज माफी की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कहा कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा। तो ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही आज में ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट में बने इस गठबंधन को देश व जनहित में कामयाब बनाने के लिए बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूं कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो पार्टी के बनने के पूर्व में व बाद में भी अब तक अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों की सोच व कार्यशैली हर मामले में व हर स्तर पर अभी तक भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही तरह देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार व परिवर्तन आदि नहीं आया है। और इनमें से किसान लोग तो पूरे देश में यह सबसे ज्यादा दुखी हैं। और इस बात का ताजा उदाहरण यह है कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। तो बीएसपी सुप्रीमो को आपने सुना। अपनी बर्थडे पे हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पर इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास है क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर है। जमकर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वर्णित का रुख मैं करना चाहूंगी। वर्णित, हमने मायावती को सुना। राजनीति में, सियासत में ये सब चलता रहता है, लेकिन जो खास बात हमने पकड़ी वो ये कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी। तो क्या वो अपने ऊपर ही खुद के लिए इशारा था उनका इस सेंटेंस में? ये जो मायावती है
देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, उन्होंने अपना पूरा समर्थन जो है मायावती को दे रखा है। और साथ ही साथ कल जब आरजेडी प्रमुख यहाँ पे तेजस्वी यादव मौजूद थे, आरजेडी नेता, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो सपा बसपा चाहेंगे उसी के अनुसार ही एक यहाँ से ही प्रधानमंत्री जो है वो जाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बोला 3 राज्यों का बहुत ही इसके अंदर अहम रोल रहेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ का साथ रहेगा। कहीं ना कहीं उस स्थिति को साफ करते हुए यहाँ पे आज मायावती ने भी एक बार फिर से इसी बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो भी यहाँ पे कोई जो प्रधानमंत्री का जो भी चेहरा होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो इस बार भी उत्तर प्रदेश से ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की यहीं से है और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही निर्णायक स्थिति में रहा है जब भी प्रधानमंत्री के चुनाव की बात रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति एकदम साफ है और उनकी तरफ से मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर है। एक जो यहाँ पे अभी अखिलेश यादव पहुंचे हैं, मायावती को उन्होंने शॉल दिया, उनको जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही साथ एक मैसेज जो है इन दोनों पार्टी के जो लीडरों की जो मुलाकात हुई, इससे एक मैसेज गया है पूरे देश में, जो भी छोटी पार्टी है वो अपना समर्थन इससे दे, क्योंकि ये एक बड़ा चेहरा उभर के आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक ऑप्शन जो है वो यही गठबंधन है और इसी को जितना ज्यादा बल दिया जाएगा तो उतना ही ज्यादा ये गठबंधन जो है और फलेगा और मजबूत होगा। जी, वर्णित बीजेपी के ऊपर हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला, ये समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हमला बोलने का कि हम क्या मायने निकालें, क्योंकि 2 राज्यों में तो आप सपोर्ट कर रही हैं मायावती कांग्रेस को, तो ऐसे में ये कहना कि ये कर्ज माफी जो है वो नाकाफी है, क्या मैसेज देने की कोशिश मायावती कर रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन हुआ उसमें से कांग्रेस को बाहर रखा गया है, लेकिन आप देखिए चाहे कांग्रेस हो, दोनों का ही बॉडी लैंग्वेज और जो डायलॉग्स हुए हैं, राहुल गांधी ने भी कहीं से भी कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं मायावती या अखिलेश यादव के लिए। वहीं मायावती की तरफ से जिस तरीके से समर्थन, जो अनकंडीशनल समर्थन जो है वो दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान में, और साथ ही साथ हम दूसरी तरफ देख रहे हैं यहाँ पे वो लगातार तीखा हमला भी कर रही है। वो कर्ज माफी की जो नीति है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर हमला जो है कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर लगातार वो हमला कर रही है। लेकिन इससे एक चीज तो साफ हो गई है कि जो राजनीति है उसमें कोई भी जो है दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, ये सब समय का फेर है। वो भी सारे दरवाजे खुले रखना चाहती हैं। पोस्ट इलेक्शन अगर कोई अलायंस होता है तो उसके लिए ऑप्शन खुले रखना चाहती हैं और यही बात कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है। कांग्रेस भी 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उतर रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी किसी भी तरीके का तीखा हमला जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये गठबंधन कुछ अच्छी सीटें लाता है तो पोस्ट इलेक्शन के बाद एक अलायंस की गुंजाइश होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वर्णित आपका इस पूरी एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने मीम अफजल से, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करी। वो सुनिए क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर। समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर हमलावर है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल जी हमारे साथ। लगातार जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लखनऊ ताज में देखी थी, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस को बताया कि बोफोर्स था, घोटाले थे, सब कुछ था। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो निशाने पर कांग्रेस भी थी। तो क्या ये माना जाए कि अब सीधी लड़ाई कांग्रेस को भी मायावती से लड़नी पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, ये सीधी लड़ाई असल में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनकी भी और हमारी भी। और हम समझते हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, अगर वो कुछ बात कहती हैं तो इस पर सही जवाब जो है हमारे अध्यक्ष राहुल जी ने बाकायदा दे दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा था कि जो गठबंधन हुआ वो उनका सियासी फैसला है, उन्हें सियासी फैसला करने का हक है। और उन्होंने कुछ बातें हमारे खिलाफ बोली हैं, उस पर भी उन्होंने मुस्कुराते कहा था ठीक है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। कुछ सबक लेने की हिदायत भी आपको दी है। जो किसान के कर्जे आपने माफ किया है, 2 लाख से काम नहीं होगा, पूरे कर्ज माफ करने होंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक इलेक्शन मोड है, इलेक्शन सीजन है, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक सियासी वार के रूप में देखा जाए? ये राहुल जी का हमेशा से ये अंदाज रहा है कि वो सियासत में जो कुछ भी वादे करते हैं वो झूठ पे बंधनी नहीं होते हैं। वादे करने को तो राहुल जी कहते हैं कि आपने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दे देंगे? कोई भी सरकार हो, क्या 2 करोड़ रोजगार दे सकती है? वो आपको वो वादा करना चाहिए जिसे आपको पूरा कर सके। आपने कहा कि किसानों की मूल लागत का 50% हम प्रॉफिट देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा कि हम 15-15 लाख रुपया, जो 70 लाख करोड़ रुपया दावा करती थी भारतीय जनता पार्टी के, ब्लैक मनी जो है दूसरे देशों में पड़ी हुई, हम सब लेकर आएंगे।
70,000 रुपये नहीं लेकर के आ सके। और आज झूठ के नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की हालत हो चुकी है। हम उस तरह के झूठे वादे नहीं करते जो हम समझते हैं कि जिसके लिए बजट मौजूद हो सकता है, उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है, उतना वादा हमने किसानों से किया और पूरा करके दिखाया। वो कह रहे थे 10 दिन के अंदर वादा पूरा नहीं हुआ तो हम तहरीक चलाएंगे, हमने 10 घंटे के अंदर वो वादे पूरे कर दिए। इसी से हमारी नीयत का पता लगता है और बहन जी को भी ये समझना चाहिए। आखिरी सवाल मीम साहब आपसे, लगातार मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बोल रही है, क्या कांग्रेस ने ये लाइन तय कर दी है कि अखिलेश और मायावती के ऊपर कोई भी टिप्पणी कांग्रेस और कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं करेगा? देखिए, हमारे अध्यक्ष ने जो लाइन ली है वो लाइन बुनियादी तौर पर ये समझकर शायद ली है कि सब लोग अपोजिशन के जितने भी हैं इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। और जब हम सब लोग एक ही मकसद है तो हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद तो हमारा एक ही है, तो हम इसमें तलखी नहीं पैदा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन निखिल के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि कर्नाटक की, जहां 7 महीने बाद फिर से सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों में टूट की खबरों के बीच दोनों पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 11 बीजेपी विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, तो वहीं 11 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के संपर्क में आए 7 विधायकों में से 3 कांग्रेस विधायकों पर सस्पेंस बना हुआ है, तो 104 बीजेपी विधायक गुरुग्राम के एक होटल में रुके हुए हैं। येदियुरप्पा भी दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। तो सियासी घमासान कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से मच गया है। 7 महीने बाद संकट में फिर से कर्नाटक सरकार दिखाई दे रही है। कुमारस्वामी जेडीएस के जो नेता हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे, लेकिन अब ये ऐसा आरोप है कांग्रेस और जेडीएस दोनों का ही कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। गुरुग्राम का आईटीसी ग्रैंड भारत होटल है ये, और यहां पर बीजेपी का दावा है कि उनके तकरीबन 100 एमएलए जो हैं वो कल से कैंप किए हुए हैं। कर्नाटक में जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 48 घंटे में सामने आया है, जरूर काफी सारे प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि दूसरे दल के जो एमएलए हैं वो उनके टच में हैं, और बीजेपी जो है वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी उनके एमएलए को पोच करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भाजपा यहां पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ एमएलए जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं, उनके संपर्क में हैं, इस तरह की खबरें भी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। भाजपा के भी कुछ एमएलए कांग्रेस पार्टी के टच में हैं, इस तरह की भी खबरें जो हैं वो सूत्रों से आ रही है। किस तरह का आगे आने वाले दिनों में ये घटनाक्रम होने वाला है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल दोनों ही तरफ से अभी फिलहाल जो है वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, और यहां पर जरूर एक जमावड़ा जो है मीडिया का भी बाहर देखा जा रहा है ग्रैंड भारत होटल के, और अंदर जो तमाम बीजेपी के एमएलए हैं वो कल से अपना यहां पर जो है यहां पर ठहरे हुए हैं। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमसे जुड़ गए हैं। रजत, साम दाम दंड भेद, इसी का नाम सियासत है, लेकिन कर्नाटक से तो खबर कुछ और ही निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के टच में हैं और बीजेपी के विधायक जो हैं वो कांग्रेस के टच में हैं। आपके सूत्र क्या कहते हैं, किसकी माने किसकी ना माने? देखिए, आपको दोनों की ही बात माननी पड़ेगी, चाहे वो जेडीएस हो, बीजेपी हो या फिर तीसरा दल कांग्रेस पार्टी वहां पर हो, आपको तीनों की बात माननी पड़ेगी। जिस दिन से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस दिन से ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के 4 विधायक जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं, जेडीएस के 2 विधायक बीजेपी के टच में हैं, बीजेपी के 5 विधायक जो है वो कांग्रेस के टच में। जब भी नेक ऑन नेक फ्रैक्शन होता है, एक लार्जर दल होता है, ये सारी चीजें लगती रहती है। बीजेपी बहुत ज्यादा एडमेंट हो, सरकार बना दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को गुड़गांव बुलाया है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कर्नाटक में पक रहा है। अगर बीजेपी ने अपने विधायकों को बुलाकर यहां रिजॉर्ट में रखा है तो मतलब बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि कल को अगर कांग्रेस और जेडीएस में कुछ रिबल्स एमएलए होते हैं, अलग होते हैं, तो हमारे विधायक सुरक्षित रहे, जिसका सीधा असर सरकार को पड़े। लोकसभा से पहले अगर ये होता है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जो अलायंस की सरकार कांग्रेस के साथ कर्नाटक में बनाई गई थी वो नहीं चल पाई।
सियासी माने ये भी है, कर्नाटक एक बड़ा प्रदेश है, कांग्रेस पहले वहां सत्ता में थी 5 साल, बीजेपी ने मेहनत करी, 104 सीटें आई, बड़े दल थे, येदियुरप्पा ने शपथ भी ली, लेकिन एम्बैरेसमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आधी रात में ऑर्डर हुआ और शपथ से पहले ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा अपने इमोशनल भाषण के बाद दिया। तो विधायकों को बीजेपी के यहां पर बुलाना, कांग्रेस को यहां से अपने इंचार्जेस और बड़े नेताओं को बेंगलोर रश करवाना, इस साफ संकेत देता है कि हाँ, वहां बीजेपी आगे राजनीतिक तौर पर काम कर रही है, विधायक उनके संपर्क में है। कांग्रेस और जेडीएस के विधायक जो है, जिनको मुझे लगता है कि पावर शेयरिंग का हिस्सा जो नहीं बन पाए सरकार में, वो एक रिबल कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद रजत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल